नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 टीवी और आपके साथ मैं हूं प्रियंका सिंह। हमारे इस खास बुलेटिन में आप सभी का एक बार फिर से बेहद स्वागत और बुलेटिन का आगाज करेंगे बड़ी खबर के साथ। बड़ी और अहम जानकारी हम देश भर के तमाम आतंकी हमलों को लेकर के अब प्रशासन की तरफ से सतर्कता को लेकर जो कदम उठाए जा रहे हैं उसी तरफ पहला रुख करेंगे। 1971 का एक समय था जब पूरे देश में मॉक ड्रिल हुआ था और 71 के बाद एक बार फिर पूरे देश में मॉक ड्रिल होने वाला है। प्रदेश के कई जिलों में भी जंग वाले सायरन बजेंगे। केंद्रीय गृह मंत्रालय के आदेश पर 7 मई यानी बुधवार को पूरे देश में मॉक ड्रिल किया जाएगा। देश भर के 244 में से यूपी के 19 जिले मॉक ड्रिल के लिए केंद्र सरकार से चिन्हित किए गए थे, लेकिन अब निर्णय लिया गया है कि प्रदेश के सभी जिलों में मॉक ड्रिल कराई जाएगी। डीजीपी प्रशांत कुमार ने इसकी जानकारी साझा की है। उन्होंने बताया कि यहाँ की संवेदनशीलता को मद्देनजर रखते हुए यह निर्णय लिया गया है। भारत सरकार के आदेश पर 7 मई को पूरे देश में एक राष्ट्रव्यापी मॉक ड्रिल आयोजित की जानी है। इसका मकसद आपातकालीन स्थितियों में आम नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए प्रभावी कदम उठाने की तैयारी का आकलन करना है। और एक तरफ जहां पर देश में मॉक ड्रिल को लेकर के तैयारियां चल रही है, तो वहीं दूसरी तरफ अब इसको लेकर के हम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए पूर्व डीजीपी सुलखान सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, आपका पहले तो बेहद ही स्वागत है हमारे चैनल पर। और सर, सबसे पहले आपसे यही समझना चाहेंगे कि लगातार जो आम जनता है उनके अंदर कई सारे सवाल है, क्योंकि उनमें कई ऐसे वर्ग के लोग हैं जिन्होंने 1971 का जिक्र भी शायद पहली बार सुना है। और 1971 में जो मॉक ड्रिल हुआ उस समय को लेकर के कई सारी धारणाएं अभी लोगों के मन में आ रही है और एक बार फिर से उस तरह का सायरन बजने वाला है, ब्लैकआउट होगा, मॉक ड्रिल की तैयारी की जा रही है। इसको किस तरह से देखें सुलखान जी? इसका देखिए, ये तो वैसे भी एक आंतरिक सुरक्षा योजना का हिस्सा होता है जी। और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को और सिविल डिफेंस को एयर रेड वार्निंग, हवाई हमलों से चेतावनी और किसी भी तरह का कोई एक्सटर्नल कॉन्फ्लिक्ट होने पर सभी तरह की सप्लाई ठीक से चलती रहे, सारी व्यवस्थाएं ठीक बनी रहे, इसको देखने के लिए ये मॉक ड्रिल तो रेगुलरली करना चाहिए। कम से कम 5 साल में एक बार जरूर होनी चाहिए ऐसी ड्रिल जो है। और ये लेकिन फिर भी सर, अगर देखा जाए तो 1971 के बाद पहली बार पूरे देश में मॉक ड्रिल हो रहा है और वो भी पहलगाम आतंकी हमले के तुरंत बाद। तो क्या ये सिर्फ सुरक्षा अभ्यास है या किसी बड़े खतरे के संकेत? अब ये चूंकि इस समय तनाव बढ़ा हुआ है तो इसलिए ड्रिल करना बहुत आवश्यक था और मुझे अंदाजा यही है कि इसीलिए ये प्रयास किए जा रहे होंगे कि अगर कोई बात आगे बढ़ती है तो नागरिक प्रशासन जो है वो सारी व्यवस्थाओं को ठीक से संभाल सके और कहीं पे कोई ब्रेक डाउन ना हो किसी व्यवस्था का, तो इसलिए ये मॉक ड्रिल की गई होगी। सीधे तौर पर कहे तो प्रारंभिक प्रिपरेशन की जा रही है। ये डिफेंसिव प्रिपरेशन होती है, तो इसमें जिला प्रशासन और सिविल डिफेंस सभी लोग सक्रिय होते हैं और ये होता है कि अगर कोई बात आगे बढ़ती है तो उसमें मिलिट्री ऑपरेशन बाधित ना हो और दूसरा, अगर इधर यहाँ तक कोई सैनिक कार्रवाई होती है दुश्मन की तो उससे यहाँ की व्यवस्था बाधित ना हो, उस पर कैसे उसको कंट्रोल किया जाए, कैसे मिनिमम क्षति पहुंचे और अपनी कोई भी व्यवस्था भंग न हो, चाहे वो सप्लाई की हो चाहे संचार की हो, वो सब सुचारू रूप से चलती रहे, इसलिए ड्रिल करना बहुत जरूरी होता है। सर, अगर देखा जाए तो पहलगाम में जब आतंकी हमला हुआ तो उसके बाद पूरे देश में आक्रोश रहा और आक्रोश के बाद देखा जा रहा था कि पब्लिक ये डिमांड कर रही थी प्रशासन से कि आप जल्द से जल्द एक्शन ले और हर कोई उम्मीद लगा रहा था कि आज वॉर की शुरुआत हो सकती है, कल वॉर की शुरुआत हो सकती है और अब मॉक ड्रिल की शुरुआत हो रही है कल से। तो एक तरीके से पब्लिक के अंदर 2 फेजेस एक साथ चल रहे हैं। एक ये कि क्या प्रशासन सिर्फ दिखावा कर रही है या फिर दूसरा ये कि युद्ध का समय बेहद नजदीक है। देखिए, युद्ध इतना आसान नहीं होता है
जी। और नागरिकों को थोड़ा जागरूक होना चाहिए और शिक्षित होना चाहिए। जी। सरकार पर युद्ध का दबाव बनाना ये एक उचित बात नहीं होती है। जी। युद्ध हो या न हो, ये निर्णय जो है पूरी तरह से सरकार पे छोड़ दिया जाना चाहिए। वो अपना समय और अपनी स्ट्रेटजी देख करके निर्णय लेते हैं। जी। और युद्ध घोषित करने के लिए आधार होना जरूरी है। और एक आतंक की घटना अगर घटित हुई है तो ये युद्ध घोषित करने का कोई आधार नहीं है। जी। युद्ध घोषित करना जो है वो इंटरनेशनल लॉ के दायरे में आता है। अंतर्राष्ट्रीय कानून के प्रति आप जवाबदेह हैं। एक सभ्य लोकतांत्रिक गवर्नमेंट है हमारे यहाँ, तो हम लोग ऐसा नहीं कर सकते कि अगर हमको शक हो जाए कि पाकिस्तान ने इन आतंकवादियों को सह दी है या उन्होंने भेजा है तो हम पाकिस्तान युद्ध की घोषणा कर दें। लेकिन सरकार के पास बहुत सारी ऐसी सूचनाएं होती हैं जो आम लोगों के पास नहीं होती हैं, तो मुझे उम्मीद है इनके पास भी ऐसी सूचनाएं होंगी। तो ये जरूरी नहीं है कि भारत ही युद्ध घोषित कर दे, ये भी जरूरी है कि पाकिस्तान अपने अंदरूनी जो उनके इंटरनल हालात हैं उनसे निपटने के लिए भी वो कोई दुस्साहस कर सकते हैं। तो बहुत सारे कारणों से ये इंटरनल सिक्योरिटी की एक कायद जो है, ये एक प्रिपरेशन कहीं ना कहीं की जा रही है। ये एक स्वागत योग कदम है ये, जाहिर तौर पर। सर एक चीज और, उत्तर प्रदेश की अगर हम बात कर रहे हैं और आप भी कह रहे हैं कि दबाव बनाना कोई उचित नहीं है और पब्लिक जो है वो अभी इंतजार करे, प्रशासन कुछ ना कुछ कदम उठाएगी। लेकिन सर अगर देखा जाए तो अभी हाल ही में जो खबर सामने आई थी प्रशासन की तरफ से, जो प्रतिक्रियाएं थी कि 244 क्षेत्र, उत्तर प्रदेश की मैं बात कर रही हूँ, 244 क्षेत्र, 244 जिले जो है उन्होंने चिन्हित किए थे कि यहाँ पर मॉक ड्रिल करेंगे। लेकिन अब फैसला बदल गया, अब है कि उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में मॉक ड्रिल किया जाएगा। तो ये बदलाव भी हो रहा है, तो क्या कोई खुफिया इनपुट इसको मान सकते हैं कि किसी तरह की इनपुट मिले हो कि उत्तर प्रदेश में कई सारी चीजें हैं जिनको चिन्हित करने की जरूरत है, तो इसलिए अब 244 नहीं सभी जिलों को मॉक ड्रिल में डालिए? मुझे कोई ऐसा खुफिया की जानकारी नहीं है मेरे पास में जी। लेकिन ड्रिल तो स्टेट में पूरे में ही होनी चाहिए, क्योंकि हमारी सारी व्यवस्थाएं लगभग सारे जिलों से एक दूसरे से जुड़ी होती हैं। तो जैसे रेलवे की व्यवस्था अगर कहीं भंग होती है तो वो उससे पूरी व्यवस्था भंग हो जाएगी। तो इसलिए ऐसा कोई जिला, कोई क्षेत्र ऐसा नहीं होना चाहिए जो दुश्मन के निशाने के बीच में आ रहा हो या उनके रेंज में आ रहा हो और वहां पर सतर्कता न बरती जाए। तो इसलिए ये सारी इंटरनल व्यवस्था बनी रहे, कोई उसमें छिन्न भिन्न न हो पाए व्यवस्था एक दुश्मन के आक्रमण के फलस्वरूप। तो इसलिए ये करना जरूरी होता है। तो जो शुरू में ही पूरे जिले शामिल होने चाहिए थे, बाद में शामिल कर दिए हैं, तो ये एक अच्छी बात है। इसका कोई विशेष आधार होना जरूरी नहीं है इसमें जो है। बेहद शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। थैंक यू। थैंक यू। चलिए अगली खबर की ओर रुख करेंगे। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले को लेकर अब अमेरिका की तरफ से बड़ा बयान सामने आया है। अमेरिकी संसद के स्पीकर माइक जॉनसन ने कहा है कि भारत को आतंकवाद के खिलाफ मजबूती से खड़ा होना होगा और अमेरिका इस दिशा में भारत के साथ हर संभव सहयोग करेगा। उन्होंने कहा कि ट्रंप प्रशासन भारत को आतंकवाद से लड़ने के लिए ऊर्जा और संसाधनों के स्तर पर मदद करेगा। स्पीकर जॉनसन के इस बयान को वैश्विक मंच पर भारत को मिल रहे समर्थन के रूप में देखा जा रहा है। चलिए इसी बीच एक बड़ी और अहम जानकारी सामने आ रही है। बड़ी खबर हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। एलओसी पार कर पुंछ पाकिस्तानी नागरिक पहुंचा। बड़ी अपडेट हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। सेना ने पाकिस्तानी नागरिक को गिरफ्तार कर लिया है। जम्मू कश्मीर में घुसपैठ की कोशिश नाकाम की गई है। एलओसी से संदिग्ध को पकड़ा गया है। पुंछ सेक्टर में अलर्ट मोड पर सेना नजर आई। एलओसी पार करने वाले की जांच जारी है। पुंछ में हाई अलर्ट है। सुरक्षा एजेंसियां सतर्क नजर आ रही है। बड़ी और अहम अपडेट हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर के पुंछ सेक्टर में भारतीय सेना ने नियंत्रण रेखा से एक पाकिस्तानी नागरिक को पकड़ा है। सेना के
अधिकारियों के मुताबिक संदिग्ध व्यक्ति ने एलओसी पार की थी और उसे तुरंत हिरासत में ले लिया गया है। फिलहाल सेना मामले की गहन जांच कर रही है और यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि वो व्यक्ति गलती से आया था या फिर उसका कोई और मकसद था। चलिए आगे बढ़ेंगे। यूएनएससी की क्लोज डोर बैठक के बाद पाकिस्तान के प्रतिनिधि ने एक बार फिर अपना पुराना एजेंडा दोहरा दिया है। उन्होंने 8 मिनट लंबा प्रेस स्टेटमेंट दिया जिसमें भारत पर बेबुनियाद आरोप लगाए गए और कश्मीर मुद्दे पर आदतन राग अलापा। खास बात यह रही कि पाकिस्तान ने पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत की तरफ से उठाए गए कदमों को लेकर चिंता व्यक्त की है, लेकिन खुद की जमीन से पनप रहे आतंकवाद पर एक शब्द तक नहीं बोला। भारत ने पहले ही यूएनएससी के सामने साफ कर दिया है कि वो आतंक के खिलाफ सख्त और निर्णायक कार्रवाई करेगा। चलिए आगे बढ़ेंगे पाकिस्तान की नेशनल असेंबली की ओर, जहां पर एक बार फिर भारत के खिलाफ प्रस्ताव पारित किया गया है। सर्वसम्मति से पास हुए इस प्रस्ताव में चेतावनी दी गई है कि अगर भारत ने पाकिस्तान का जल रोकने की कोशिश की तो इसे युद्ध की कार्रवाई माना जाएगा। लेकिन इस बीच असेंबली में कुछ और ही नजारा देखने को मिला। वरिष्ठ नेता मौलाना फजलुर रहमान ने सदन से बाहर निकलते हुए कहा कि हम भारत के साथ युद्ध का सामना कर रहे हैं और यहां कोई भी गंभीर नहीं है। साफ है कि पाकिस्तान के अंदर ही अब असहमति और अव्यवस्था का माहौल है। आज आपने इजलास बुलाया है और ऐसे हालात में बुलाया है जहां पाकिस्तान इस वक्त महाद जंग पे खड़ा है और इस वक्त गैर संजीदगी देखी जा रही है कि कोई भी जिम्मेदार शख्सियत यहां मौजूद नहीं है। फर्स्ट तो अव्वल का आखिर खाली है। ऐसे वक्त तो चाहिए था कि आज का इजलास सिर्फ इस बात के लिए मुख्तस होता कि वो हमें ब्रीफिंग देते, हमें सूरत हाल की तफसील बताते, हम कहां खड़े हैं। जो इससे पहले हमारे ISPR के DG ब्रीफिंग दे चुके हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुके हैं, ऐवान को जरा बराह रास्त और मुत्तला किया जाता इस सारी सूरत हाल से। इस मुश्किल वक्त में भी हमारे ऐवान में मेरे ख्याल में न तो कोई संजीदगी है, न हुकूमत इसकी तरफ कोई तवज्जो दे रही है और न हमारे मुल्क की इस मखसूस हालात का कोई संजीदगी से नोटिस ले रही है। हम तो आज एक खास सोच के साथ आए थे, एक खास जज्बे के साथ आए थे। हमने डिस्कस करना था इस सारी सूरत हाल को, लेकिन किसको सुनाया, किसको सुनाया आखिर। तो इसलिए मैं कम अज कम ऐवान से जाना चाहता हूं। चलिए आगे बढ़ेंगे। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर से AIMIM प्रमुख असुद्दीन ओवैसी ने सिंधु जल संधि पर बयान देते हुए कहा है कि फिलहाल ये संधि स्थगित है। ओवैसी ने कहा कि इसे तटस्थ विशेषज्ञ और मध्यस्थ न्यायालय से जुड़े पहलुओं पर चर्चा होनी है और अब देखना होगा कि आगे क्या निर्णय सामने आता है। उनका यह बयान भारत और पाकिस्तान के बीच जल समझौते को लेकर जारी असमंजस के बीच आया है। अबेंस पे रखा है ना इसको, ये तो अबेंस पे रखा गया है। देखिए आप अबेंस पे रखा गया है और यहाँ पर एक न्यूट्रल एक्सपर्ट और कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन भी मसला चल रहा है। तो देखिए आगे क्या होता है। अबेंस पे रखा है ना इसको, ये तो अबेंस पे रखा गया है। देखिए वहीं झारखंड की राजधानी रांची में आयोजित संविधान बचाओ रैली के दौरान कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने केंद्र सरकार और खुफिया एजेंसियों पर सवाल खड़े किए हैं। खड़गे ने दावा किया कि जिस आतंकी हमले को लेकर अब देश भर में चिंता जताई जा रही है उस पर पहले से इनपुट था। उन्होंने कहा कि उन्हें जानकारी मिली है कि हमले से 3 दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक खुफिया रिपोर्ट भेजी गई थी और इसी वजह से पीएम ने कश्मीर का दौरा रद्द किया। खड़गे ने इस आधार पर खुफिया तंत्र को विफल बताया और कहा कि अगर पहले से ही जानकारी थी तो सरकार ने समय रहते कोई ठोस कदम क्यों नहीं उठाया। साथियों, देश में जो चल रहा है वो सब आपके सामने है।
22 तारीख को देश में एक बहुत बड़ा भयंकर आतंकवादी हमला हुआ। 26 बेगुनाह लोग मारे गए और सरकार ने ये माना कि इंटेलिजेंस फेल्यूर है, इसको हम सुधारेंगे। जब ये मालूम है आपको, तो आप अच्छी व्यवस्था क्यों नहीं करें? ये हमारा पहला सवाल है। और मुझे ये भी इंफॉर्मेशन मिला और कहीं पेपर में भी आए हैं, लिखे हैं कि 3 दिन पहले ही, हमले के 3 दिन पहले ही वहां इंटेलिजेंस रिपोर्ट मोदी जी को भेजा था और उसीलिए मोदी जी ने कश्मीर जाने का प्रोग्राम कैंसल किया था। साथियों, और वहीं जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में एसडीआरएफ सार्वजनिक सुरक्षा बल ने डल झील पर मॉक ड्रिल की तैयारी के लिए अभ्यास किया। यह अभ्यास 7 मई को होने वाली नागरिक सुरक्षा मॉक ड्रिल के लिए महत्वपूर्ण था, जिसे गृह मंत्रालय ने राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को आयोजित करने के निर्देश दिए हैं। एसडीआरएफ के कर्मियों ने इस मॉक ड्रिल में प्रभावी प्रतिक्रिया और राहत कार्य की योजना पर जोर दिया। और वहीं जम्मू के एक स्कूल में छात्रों को मॉक ड्रिल के जरिए आपात स्थितियों से निपटने के लिए प्रशिक्षित किया जा रहा है। बच्चों को बताया जा रहा है कि किसी भी आपदा या खतरे की स्थिति में कैसे तुरंत और सुरक्षित प्रतिक्रिया दी जाए। ये ड्रिल गृह मंत्रालय के उस निर्देश का हिस्सा है जिसके तहत 7 मई को पूरे देश में मॉक ड्रिल आयोजित की जा रही है। इसका मकसद आम नागरिकों, खासकर स्कूली बच्चों को आपदा प्रबंधन और त्वरित प्रतिक्रिया के लिए तैयार करना है। और वहीं दूसरी ओर दिल्ली की ओर रुख करते हैं। दिल्ली के कनॉट प्लेस में सुरक्षा व्यवस्थाओं को और सख्त कर दिया गया है। गृह मंत्रालय ने 7 मई यानी कल के दिन पूरे देश में मॉक ड्रिल कराने का आदेश दिया है। इसी सिलसिले में राष्ट्रीय राजधानी के प्रमुख इलाकों में अतिरिक्त सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है। मॉक ड्रिल का मकसद किसी भी आपदा स्थिति से निपटने की तैयारी को परखना है। चलिए इसी बीच एक बड़ी खबर आपके साथ साझा करते हुए चले। गोधरा ट्रेन अग्निकांड को लेकर के बड़ी अपडेट सामने आ रही है। बड़ी और अहम जानकारी हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। गोधरा ट्रेन अग्निकांड को लेकर बड़ी अपडेट। दोषियों की अर्जी को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। अर्जी में मामले को 3 जजों की बेंच के पास भेजने की मांग की गई थी। अर्जी में कहा गया था कि उनकी अपील पर 3 जजों की पीठ सुनवाई करे। एससी ने सीधे तौर पर कह दिया है, मामला नहीं सुलझा तो 13 अगस्त को सुनवाई करेंगे। बड़ी और अहम अपडेट हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। और वहीं सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र चुनाव आयोग को 4 हफ्ते के भीतर स्थानीय निकाय चुनावों की अधिसूचना जारी करने का आदेश दिया है। न्यायमूर्ति सूर्यकांत की अगुवाई वाली पीठ के निर्देश दिया गया है कि चुनाव आयोग को 4 महीने के भीतर मतदान प्रक्रिया पूरी करने की कोशिश करनी चाहिए। कोर्ट ने साफ कहा है कि समय पर चुनाव के जरिए लोकतंत्र के संवैधानिक जनादेश का पालन होना चाहिए। गौरतलब है कि ओबीसी आरक्षण को लेकर जारी कानूनी अड़चनों के चलते महाराष्ट्र में लंबे समय से स्थानीय निकाय चुनाव नहीं हो सके हैं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मुर्शिदाबाद जिले के हिंसा प्रभावित इलाकों का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने हालातों का जायजा लिया है। आपको बताते हुए चले कि राज्य सरकार की तरफ से जल्द स्थिति को नियंत्रित करने के लिए कड़े कदम उठाने का आश्वासन दिया गया है। मुख्यमंत्री ने
अधिकारियों से हिंसा के प्रभाव को कम करने के लिए त्वरित कार्रवाई करने की बात कही। और गृह मंत्रालय की बैठक के बाद राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के एक सदस्य ने बताया कि तैयारियों की समीक्षा की गई है और जिन खामियों को दूर करना जरूरी है उनकी पहचान कर ली गई है। अब इन खामियों को दूर करने के लिए उचित कदम उठाए जाएंगे ताकि भविष्य में किसी भी आपदा से निपटने में और अधिक प्रभावी तरीके से काम किया जा सके। आगे बढ़ेंगे दिल्ली की तरफ, जहां पर मंत्री परवेश वर्मा ने पंजाब सरकार और आप पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि पिछले एक हफ्ते में दिल्ली में पानी की कमी हो रही है और इसके पीछे पंजाब सरकार का हाथ है। वर्मा ने यह भी आरोप लगाया कि अरविंद केजरीवाल और आप दिल्ली में अपनी चुनावी हार का बदला जनता से लेने के लिए पानी की आपूर्ति में कमी कर रहे हैं। उन्होंने इसे केजरीवाल की साजिश बताया और कहा कि दिल्ली की जनता उन्हें कभी माफ नहीं करेगी। देखिए, दिल्ली में पिछले एक हफ्ते से कम पानी आ रहा है। ये पानी कम इसलिए आ रहा है क्योंकि पंजाब सरकार ने दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने, आम आदमी पार्टी ने, जो दिल्ली में उनकी हार हुई है उसका बदला दिल्ली की जनता से लेने के लिए उन्होंने दिल्ली का पानी कम कर दिया। अभी ये खबर आपने भी सुनी होगी कि बीबीएमबी से जो भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड है, एक बार वहां से जो पानी रिलीज होता था हरियाणा के लिए, उन्होंने उस पानी को कम किया। और ये जो मेरे पास में आंकड़ा है, दिल्ली में रोज जो हरियाणा से पानी आता था वो एवरेज 980 क्यूसेक पानी रोज हमको मिलता था। मगर एक हफ्ते से मैं आपको अगर बताऊं, 1 तारीख को हमारे पास में 88 क्यूसेक पानी कम आया, 2 तारीख को 119 क्यूसेक पानी कम आया, 3 तारीख को 71 क्यूसेक पानी कम आया, 4 तारीख को 55 क्यूसेक पानी कम आया और 5 तारीख यानी कल 130 क्यूसेक पानी कम आया। देखिए, दिल्ली में पिछले एक हफ्ते से कम पानी आ रहा है। ये पानी कम इसलिए आ रहा है क्योंकि पंजाब सरकार ने दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने, आम आदमी पार्टी ने, जो दिल्ली में उनकी हार हुई है उसका बदला दिल्ली की जनता से लेने के लिए उन्होंने दिल्ली का पानी कम कर दिया। अभी ये खबर आप और वहीं अगली खबर पाकुड़ से है। पाकुड़ जिले के हिरणपुर थाना क्षेत्र के मुर्गा डांगा गांव का एक युवक मिठुन मंडल आज साइबर ठगी का शिकार हो गया। उसने अपने मोबाइल और बैंक खाते पर अपने छोटे छोटे सपने संजोए थे, लेकिन किसी अजनबी ने उसकी मेहनत की कमाई कुल 19,800 रुपए चुपके से निकाल लिए। मिठुन का कहना है कि उसने कभी भी अपने ओटीपी को साझा नहीं किया, फिर भी पैसे कैसे निकले, अब वो पुलिस से न्याय की उम्मीद लगाए बैठा है। तो फिलहाल इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला जारी है।